निधि निधि, वैष्णवी, संजना, आयुषी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सो न्यूक्लिक एसिड, सो न्यूक्लिक एसिड जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता है। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये होगा आपको कितना, 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा या 1,000 डाल्टन से इसका ज्यादा होगा। ठीक है, 1,000 डाल्टन, ऑल राइट, 10,000 डाल्टन या 1,000 एमयू। अब अगर बात करें हम, अगर हम बात करें मैक्रोमोलिक्यूल का, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल होता है कि नहीं, है बोलो। एसिड इनसॉल्युबल होता है, ये एसिड में घुलता है और इसीलिए क्या करता है, बाहर ऊपर में जमा हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाएगा जब हम लोग फिल्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो ये एसिड इनसॉल्युबल, तो फर्स्ट पॉइंट इज योर मैक्रोमोलिक्यूल एंड सेकंड पॉइंट इज योर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। यस, इट इज फाउंड इन द रिटन डेट, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड का, तो एक तरह का क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमारा जो भी डीएनए बनता है, डीएनए है, अच्छा न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं हमारे, हम यहाँ पे दो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कौन कौन सा पढ़ेंगे, डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, सो न्यूक्लिक एसिड्स है। ठीक है, डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए कैसे बनता है, डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड से तो बनता नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। और अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मेरा आज आवाज अगर धीरे धीरे है, बहुत लो है, तो प्लीज बता दीजिएगा, जितना हो सकता है हम जोर से बोलेंगे। आज मेरा फास्टिंग है, इसलिए ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, तेजी से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, सो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा, सुनाई अगर नहीं दे तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये क्या है, ये है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। सो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड का, तो ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखते हैं, सो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे। आई बात समझ में, क्यों हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड को बिल्डिंग ब्लॉक, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए और आरएनए होता है, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही बना है। अगर हम देखें डीएनए का स्ट्रक्चर, सच बता रहा है, कल के क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर जबरदस्त बना था, आज नहीं बन पा रहा है उतने अच्छे से। ठीक है, ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये है आपका 3' एंड, और ये है आपका 5' एंड, ये है आपका 3' एंड, और ये है आपका 5' एंड। ठीक है, 5'। तो ये मॉलिक्यूल जो है इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और ये नीचे से एंटी पैरेलल में मूव करता है। डीएनए हमेशा किस में मूव करता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड। ठीक है, डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंड, और ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए। यस, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हैं, तब जाके क्या बना है, डीएनए का स्ट्रैंड बना है। हाँ या ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और जो लाइंस हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये तो न्यूक्लियोटाइड ही है ना भाई, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज टू न्यूक्लियो सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। और हमने कलरफुल नहीं बनाया, अलग अलग कलर्स में हमने इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं, 4 डिफरेंट कलर्स में हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ बना रहे हैं, तो हर चीज बनाने का टाइम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग
सिर्फ कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ बनाए हैं यहाँ पे। अगर बात करें दिस वन, सो दिस में भी ब्लू, और उसका ऑपोजिट में बना देते हैं दिस वन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्यों हमने 4 कलर के बनाए, 4 कलर आपने देखा होगा, नंबर 1, नंबर 2 कलर, नंबर 3 और नंबर 4, 4 डिफरेंट कलर्स में हमने बनाया। क्यों बनाया कि these they have nitrogenous base, they are nitrogenous base, और नाइट्रोजनस बेस कितना होता है, 4 होता है, अडेनाइन, गुवानाइन, साइटोसाइन, थायामाइन। एंड अगर आरएनए है तो यूरेसिल अलग से, जो कि थायामाइन के जगह पे रिप्लेस करेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है, सही है। तो ये देखो डीएनए है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर बना है। और इसीलिए हम कहेंगे बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या होता है, ईटा होता है, ईटा बोल रहे हैं, ईंट होता है, और इसी से घर बनता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक, है ना। ब्रिक होता है, सिमिलरली ब्रिक से घर बन रहा है, दीवार बन रहा है, इसीलिए क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, इससे जिसे, ठीक है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, और आरएनए है, ये कैसा है। तो पहले शुरू करेंगे हम लोग डीएनए से, ठीक है। तो अगर हम डीएनए बन रहा है, तो डीएनए या न्यूक्लिक एसिड भी जस्ट बन रहा है, यस, जस्ट लाइक सेल। तो जैसे न्यूक्लिक एसिड भी बन रहा है, तो इसमें इसका बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड है, साथ ही साथ, साथ ही साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर न्यूक्लियोटाइड ही है, ठीक है। लेकिन सॉरी, हम गलत बोल दिए यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, न्यूक्लियोटाइड ही है टोटल मिलाकर। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में अगर देखें तो इस बिल्डिंग ब्लॉक के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 1, 2, एक शुगर चाहिए, या फिर कुछ कुछ तो सैकेराइड भी लिखा होगा, या कुछ कुछ बुक में आपको हो सकता है कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हो, ठीक है, एक शुगर चाहिए, या कुछ कुछ बुक्स में आपको राइबोस भी लिखा होगा, एक शुगर चाहिए, सॉरी, राइबोस, राइबोस भी लिखा होगा। उसके साथ क्या चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और चाहिए एक फॉस्फेट, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस चाहिए, और क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड हम कह सकते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, या फिर इसको हम फॉस्फेट भी कह सकते हैं, क्लियर है। तो हमें ये चाहिए, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हमें, हमने ये सब कुछ देख लिया है, राइट। चलिए अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, ठीक है। हम लोग डीएनए शुरू करते हैं, राइट। इसको सेव करते जाएंगे हम लोग, लास्ट में भी, या फिर लास्ट में भी हम लोग सेव कर सकते हैं, हम लोग सेव कर लेंगे और आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम भेज देंगे, ठीक है। चल, तो लेट्स स्टार्ट डीएनए, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे शुरू करेंगे डीएनए, डी एन ए, व्हाट इज डीएनए, डीऑक्सी, ठीक है, डाइऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम डीऑक्सी रिबो क्यों कहते हैं, डीऑक्सी रिबो क्यों है, राइबो, क्योंकि राइबो इंडिकेटिंग शुगर राइबोस, राइबो किसको इंडिकेट कर रहा है, शुगर को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज राइबोस। और इसमें क्या है, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है, तो शुगर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि शुगर के स्ट्रक्चर, शुगर का फॉर्मूला होता है CH2O, तो यानी इसमें एक ऑक्सीजन है। तो अगर ये राइबोस शुगर है, इसमें कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली राइबोस है, तो राइबोस इज अ, राइबोस इज अ हेक्सो शुगर की पेंटोस शुगर, राइबोस इज अ हेक्सो शुगर, यस। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वैसे क्या राइबोस शुगर है, तो हेक्सो शुगर है, हेक्सोस है। तो हेक्सोस है तो किसने होना चाहिए, 6 होना चाहिए ऑक्सीजन,
ठीक है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनता है तो कैसे बनेगा? हेक्सोस है कि पेंटोस है? हेक्सोस है नहीं, राइबोस इज पेंटोस, वही तो, राइबोस इज पेंटोस। ठीक है, 5 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, राइबोस इज पेंटोस एग्जैक्टली। तो जो पेंटोस शुगर है तो क्या होना चाहिए? 5 कार्बन होना चाहिए। दिस इज योर पेंटोस स्ट्रक्चर। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस करेगा, यहाँ पे भी होगा। और फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे भी होता है CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, है ना, यहाँ पे भी है। तो अगर हम बात करें और इसी के साथ यहाँ पे फॉस्फेट फॉस्फेट अटैच होते जाते हैं, ठीक है, तो ATP बन जाता है। एनीवेज दैट वी विल नॉट गोइंग टू स्टडी हियर। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे क्या है? अडीनाइन अटैच है। तो इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन सी यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जब हम नॉर्मली बनाते हैं तो ये मान लीजिए OH है, HOH है। आई एम सॉरी। ठीक है, HOH है। तो इन दिस केस जो ये राइबोस शुगर है और ये ऑक्सी राइबोस है, ये क्या है? ऑक्सी राइबोस है। यहाँ पे लिखा है डीऑक्सी राइबोस, यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन को हम हटा देंगे। जब एक ऑक्सीजन को हटा देंगे अब ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, क्या बन जाएगा? डीऑक्सी राइबोस। अगर वहीं मुझे आरएनए बनाना है तो यहाँ पे हम एक ऑक्सीजन ऐड कर दें, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए का ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन सकता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हमें डीएनए बनाना, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी इसमें कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि डीऑक्सी है कि ऑक्सी है, नॉर्मल राइबोस शुगर बोल रहा है। और नॉर्मल राइबोस शुगर में क्या होता है? नॉर्मल राइबोस शुगर में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। सो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अगर है तो ये नॉर्मल राइबोस शुगर है और ये बनाएगा आपका आरएनए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सी है, यहाँ पे क्या है? डीऑक्सी है, यहां से हम इस ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तब ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबोस। और अब क्योंकि इसमें पेंटोस फॉस्फेट भी ऐड है, आर्डिनाइन ऐड है, तो ये बन गया एक प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड डीएनए का। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में? बोलो। आई बात समझ में? अगर समझ में सबको आ गया है तो प्लीज अपना अपना पोल, अपना अपना मत मुझे दे दें, अपना अपना वोटिंग मुझे कर दें, हाथ उठा के मुझे अपना समर्थन दे दें। थैंक यू। सबको समझ में आ गया? आई एम रियली हैप्पी। चलो, बॉन्ड को रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग से लेकर। डीएनए है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो हमारा डीएनए इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इस डीएनए में क्योंकि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी यहाँ पे राइबोस शुगर है। सो डीऑक्सी राइबो किसको इंडिकेट कर रहा है? राइबोस को इंडिकेट कर रहा है। डीऑक्सी है, तो क्या है डीऑक्सी? इसको समझने के लिए हमें राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर समझना होगा। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा राइबोस शुगर का? ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये राइबोस शुगर है, ठीक है, कुछ राइबोस शुगर है। और ये जो राइबोस शुगर है इसमें बॉन्ड होगा, यानी इक्वल बैलेंस करेगा ना चारों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये सब केमिस्ट्री में जब स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में तो आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री स्ट्रक्चर का नहीं है, इसके पहले कि हम एक कार्बन पे कितना
कार्बन कितने बॉन्ड रहते हैं, ये सब चीजें, कार्बन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पढ़ोगे तो समझ में आएगा केमिस्ट्री में। अब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बस इतना समझ लो। क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन अटैच है, तो ये अटैचमेंट हो गया, तो हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे OH होगा, HOH का यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन से बैलेंस करेगा, ठीक है, सिमिलरली। तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मली, ये नॉर्मली क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, ठीक है, सेकंड प्लेस ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। ऐसा ही होता है ना, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे क्या होता है नॉर्मली, जब हम लोग शुगर का स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एक सेकंड हम आपको बताते हैं। जब हम लोग शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो शुगर के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोनोसैकेराइड जब बनाते हैं तो ग्लूकोज बना देते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक क्लोज स्ट्रक्चर। ये क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसके बाद आएगा कितना कार्बन है ग्लूकोज में, 6 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, सिक्स। क्यों नंबरिंग कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कार्बन के पास यहाँ पे H अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, तो ये बैलेंस्ड है, इक्वल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेकंड कार्बन आता है, तो सेकंड कार्बन पे हमारे जो राइट हैंड साइड है, दिस इज योर, मे बी हम लिख रहे हैं तो इसलिए हमारे राइट हैंड साइड में है, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। सेकंड जो होता है कार्बन, सेकंड कार्बन, वो यहाँ पे ऐसे अटैच होता है। थर्ड कार्बन पे हमारे जो राइट हैंड साइड है, वहां पे H, और लेफ्ट हैंड साइड में OH होगा, ठीक है। तो OH को हम लोग HO लिखते हैं, है ना, ऑपोजिट साइड में लिखेंगे तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे होगा OH, CH2OH, ठीक है। दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, थर्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, थर्ड कार्बन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो कि सब H एक तरफ है, ये H ऑपोजिट साइड में है ना, ये OH है, ये OH है, ये भी OH है, ये देखो ऑपोजिट में। थर्ड कार्बन पे क्या है, ऑपोजिट है। ये क्या है, ये इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी ग्लूकोज। ये सब केमिस्ट्री में जाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये डी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ये डी और एल दो तरह के ग्लूकोज है, हमने बताया होगा आपको। एक होता है डी ग्लूकोज, दूसरा होता है एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, और एल ग्लूकोज को कहते हैं लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, ठीक है। ये इसके जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको जो रोटेशन है, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं भाई, तो आपको देखिए इसके रोटेशन और इसका मूवमेंट, मूवमेंट क्या बोले, स्ट्रक्चर पे आपको नियम होता है, स्ट्रक्चर पे नियम होता है, और स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग अगर रिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, तो ये एक आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपको, अच्छा, ऑक्सीजन आया, उसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, मतलब सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है। कार्बन, 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 यहाँ पे CH2OH, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ये है, कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे मतलब ग्लूकोज कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5, और ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है, कार्बन नंबर 6 है। तो फर्स्ट कार्बन में क्या होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन,
ठीक है, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे है, एच ओ एच यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, तो दैट इज पार्ट। सेकेंड में, सेकेंड में एच ओ एच होगा, तो सेकेंड में हम लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे एच ओ एच। ठीक है, थर्ड वन क्या होगा? थर्ड वन होगा आपका ओ एच और एच, है ना, ओ एच और एच। तो थर्ड कार्बन पर हम लिखेंगे ओ एच और एच। फोर्थ कार्बन क्या है? एच ओ एच, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच ओ एच। फिफ्थ कार्बन पे क्या है? फिफ्थ कार्बन पे है एच ओ एच, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे एच है, नीचे आएगा हमारा, नीचे एच आएगा, ऊपर ओ एच है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एच। पांच लिखा है उसको मिटा देते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हमारे राइबोस का भी होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे बस एक कार्बन हट जाता है, तो ये पेंटोस का स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी ये ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा हम उल्टा यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पे ओ रहेगा और यहाँ पे ओ नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर एक्चुअली, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे का ओ नहीं हटेगा, यहाँ के नीचे वाला ओ हटेगा, ये वो ऐसा ही है, ये वाला ओ हटेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोस। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, राइट, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखते हैं, एक एक जगह पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग अमीनो एसिड में लिखते हैं ना, अमीनो एसिड में लिखते हैं, अमीनो एसिड में लिखते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिखते हैं, यहाँ पे COOH लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं NH2। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2CH COOH, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हम वैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको अलग अलग चीजें स्प्लिट करके दिखा रहे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज, बिल्कुल इशू है ही नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, तो ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, और डिटेल बॉन्डिंग आपको केमिस्ट्री में आएगा, ये इतना ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, ओके। हाँ देखिए, वही बात है। क्या होता है, यहाँ पे हम लोग HO लिख सकते हैं, OH हमने लिखा है, बट यहाँ पे आप लोग HO लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, HO लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, HO लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए, हमारे जो इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा थियरी है, इसके ऊपर भी थियरी है केमिस्ट्री में। ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका होता है। जैसे हम लोग NH2 यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखते हैं NH2, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये लिखने का एक होता है ना, रूल्स होता है, नियम कानून होता है। ठीक है, और ये कानून क्यों बना है, कैसे बना है, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि केमिस्ट्री में इसके लिए अलग चैप्टर्स हैं, बायोमोलिकुल नहीं, इसके लिए बॉन्डिंग का भी अलग चैप्टर है, रूल्स का, नोमेनक्लेचर, IUPAC, अलग अलग चैप्टर्स हैं हर चीज का, तो आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़िएगा उसका, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में हम अटके ना रहें, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिऑक्सी राइबोस, ये क्या होता है, ये होता है आपका डिऑक्सी राइबोस। अब डिऑक्सी राइबोस है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं DNA, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं रहता है। राइबोस शुगर में नॉर्मली कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 5 ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता है 4, इसीलिए डिऑक्सी राइबोस है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का आगे का पोर्शन। हाँ जी, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे डाउट है? नहीं, ओके। चलो, तो ये है डिऑक्सीराइबोस। नाउ
ये जो डीऑक्सीराइबोस का जो टर्म है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। टर्म किसने दिया? तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना के लिख देते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जरूरी है। नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट, टर्म was coined by Zacharias, जचारिस। इस टर्म को दिया कौन? जचारिस, ठीक है। इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन all living organism, all living organism except except plant viruses, plant viruses, ठीक है, हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, except plant viruses, ठीक है, प्लांट वायरसेस, चलो प्लांट वायरसेस, राइट, प्लांट वायरसेस। इसमें क्या होता है? प्लांट वायरस में डीएनए नहीं होता है, यहाँ पे प्लांट वायरस में आरएनए होता है। और नॉट ओनली प्लांट वायरस, कई सारे वायरस होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। तो जनरली हम लोग वायरस भी लिख सकते हैं, लेकिन सब वायरस नहीं लिखेंगे क्योंकि कुछ वायरस डीएनए के भी हो सकते हैं, आइदर डीएनए होंगे या आरएनए होंगे वायरसेस में, राइट। तो वो बात है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए हमने इसका एक्सेप्शन लिखा है, ठीक है। ओके, सो ये चीज है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया आपको। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल में ये डीएनए जो होता है इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, यानी न्यूक्लियोटाइड, आई मीन न्यूक्लियस नहीं रहता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में और बाकी सारे प्रोकैरियोट्स में डीएनए सर्कुलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है? तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिखते हैं, इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, in bacteria, mitochondria, plastids, plastids, हाँ जी, यस, प्लास्मिड डीएनए इज प्रेजेंट। सो प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स एंड अदर कैरियर एंड अदर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्या हो गया ये आपका? प्लास्टिड्स हो गया एंड अदर प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इसमें क्या होते हैं? डीएनए इज सर्कुलर, डीएनए इज सर्कुलर, ये यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है और नेकेड होता है, एंड नेकेड, नेकेड यानी नंगा, आई मीन विदाउट एनी मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं रहता है, सो विदाउट एनी मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग लिख लीजिएगा। जब नोट्स में नोट्स बनाइएगा तो उसमें इसी तरह से बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा। सर्कुलर का मतलब होता है राउंड, इस तरह से सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इसको प्लास्मिड हम नहीं कहते हैं, प्लास्मिड डीएनए, दिस इज सर्कुलर ना, राउंड, राइट। समझ में आया जी? बोले आगे बढ़े जी? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? राउंड होता है, सर्कुलर होता है, साइटोप्लाज्म में से नंगा होता है, आई मीन नेकेड होता है। यूकैरियोट्स में कैसे होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है। चलो दैट इज अबाउट यूकैरियोट और सबको पता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, इट इज रेप्लिकेटेड बाय इट्स ओन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं,
चौथा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, रेप्लिकेटेड रेप्लिकेटेड रेप्लिकेट्स बाय ओन। क्या ये सब प्रॉपर्टीज है इसकी जो हम लिखवा रहे हैं यहाँ पे डीएनए का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लास्मिड डीएनए, बट इट्स अ डीएनए ना, इट्स अ डीएनए। ओके चलो, तो ये हो गया, क्लियर है। तो ये फैक्ट्स हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका क्या नेचर होता है डीएनए का, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, इस सब चीजें के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और आरएनए के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो हम यहाँ लिखते हैं साइड में कि एक पेज नया उठा ले, नया पेज उठा लेते हैं। ओके, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। ऐसे अगर एनसीईआरटी देखा जाए तो ये सब है ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत जो हमने बताया है वो सब बताकर निकल गया है, तो इसीलिए ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसके अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, लेकिन नीट के लिए देखिए, ये सब चीजें जो भी हम इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं ना, ये सब कुछ नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स में इतना नहीं आता है, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अब इतना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, नीट वालों आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, चलो, तो केमिकल एनालिसिस में पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, द शुगर मॉलिक्यूल। एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छे से समझना जरूरी है हर चीज को। चलो, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था लिवीन। क्या नाम था? LEVENE, लिवीन। इन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाइड 5 कार्बन शुगर। ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबोस शुगर को आइडेंटिफाई करने वाला कौन था इंसान? लिवीन। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, प्लीज इसको मार्क लीजिए, इट्स वेरी वेरी आईएमपी। ओ भाई, ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी। तो हम इसको कर देते हैं बॉक्स। ठीक है, ठीक है, सो दिस वन, राइट। तो ये क्या है? लिविन आइडेंटिफाइड 5 कार्बन शुगर इन न्यूक्लिक एसिड इन 1910, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको हमने पेंटोस शुगर का नाम दिया। लेटर 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 नेम्ड इट एज पेंटोस। बाद में उसको पेंटोस का नाम दे दिया गया। ठीक है, लेटर नेम्ड इट एज पेंटोस, बाद में पेंटोस। ये सब फैक्ट्स है, ये सब याद करने वाली चीज है। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड अगर बात करें, शुगर मॉलिक्यूल हो गया, इसको शुगर मॉलिक्यूल, इसके बाद आपका जो हमारा मॉलिकुलर अटैचमेंट है, जैसे हमारा कार्बन अटैचमेंट है, तो वो यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन अटैचमेंट, ये कौन सा कार्बन पे अटैच होता है, यानी कौन सा कार्बन पे ऑक्सीजन डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन को डिलीट किया जाता है, सेकंड कार्बन पे। तो सेकंड कार्बन यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, और ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, तो सेकंड कार्बन क्या हुआ? नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन। तो यहां से डेलीशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? यहां से डेलीशन टेक्स प्लेस, तो यहां से डेलीशन होगा, राइट। इस पॉइंट पे आपको दोनों तरफ हाइड्रोजन ही रह जाएंगे, ऑक्सीजन OH नहीं रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज indicating that deletion takes place at the second carbon,
ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से कार्बन पे आपको ऑक्सीजन, कौन से कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, कौन से कार्बन से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम सेकेंड कार्बन, सेकेंड कार्बन, क्लियर है, सेकेंड कार्बन से रिमूव किया जाता है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉस्फोरिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, पढ़ेंगे फॉस्फोरिक एसिड विच इज नथिंग बट फॉस्फेट्स। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड के बारे में पढ़ें तो वी कैन स्टडी लाइक, हमारा फॉस्फोरिक एसिड किसको कहेंगे, H3PO4, दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। और इसी के वजह से इट मेक्स डीएनए एसिडिक, इसके वजह से डीएनए क्या होता है, एसिडिक होता है। फॉस्फोरिक एसिड के वजह से डीएनए एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इसका फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। अब इसको हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैलेंस करेंगे, ठीक है, कि कैसे आएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस का, नाइट्रोजनस बेस का अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेस किसने डिस्कवर किया, किसने डेमोन्स्ट्रेट किया नाइट्रोजन बेस के आधार पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कोसेल नाम के एक साइंटिस्ट। कोसेल डेमोन्स्ट्रेटेड, कोसेल डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ pyrimidine, pyrimidine and purine। ठीक है, इन डीएनए। और इसीलिए उनको क्या मिला, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अवॉर्डेड विथ, अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। कौन से साल में बताइए, इसी साल में जिस साल में लिविन ने न्यूक्लिक एसिड में 5 शुगर ही आइडेंटिफाई किया, 1910 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। कोसेल डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ pyrimidine एंड purine in DNA, अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज 1910। ठीक है, चलो उसके बाद हमें पता है कि ये क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है मॉलिक्यूल, होता है प्यूरिन, होता है गुआनाइन, होता है। हमें ऑलरेडी पता है कि पिरिमिडिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है बताइए तो जरा चैट बॉक्स में, साइटोसाइन और थायामाइन होता है। ठीक है, साइटोसिन और थायामाइन होता है, और साथ ही साथ यूरेसिल भी होता है, यूरेसिल जो कि थायामाइन के जगह पे होता है। ठीक है, यूरेसिल। चलो हो गया, तो दिस इज योर प्यूरिन एंड pyrimidine। सो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट योर chemical composition, or we can say chemical structure और chemical analysis of DNA molecule। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कमाल किया। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कमाल किया, बहुत कमाल किया भाई, बहुत कमाल की चीज किया है उन्होंने। क्या किया कमाल का चीज, तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन Watson and Crick मॉडल ऑफ डीएनए। क्यों हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, क्योंकि जेम्स वॉटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था, जेम्स वॉटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, और फ्रांसिस क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस क्रिक।
इन दोनों ने मिलकर 1953 में, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड डीएनए बताया। ठीक है, और उन्होंने सजेस्ट किया कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, यानी बताया कि जब हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन्होंने कहा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज टू polynucleotide chains which runs in anti-parallel direction, which runs in anti-parallel direction। ठीक है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इन्होंने कह दिया कि ये गजब का बात कह दिया भैया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है अगर इस तरफ मूव कर रहा है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किस तरफ मूव करेगा, ये इसके ऑपोजिट में मूव करेगा। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, क्योंकि ऑलरेडी ये पैरेलल है और पैरेलल ही मूव कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और इसी वजह से हमने देखिएगा यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें ये तो तीर मारा है ये इस डायरेक्शन में, तो दूसरा तीर ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज इट रन्स एंटी पैरेलल, हमने यहाँ पे बताया ऑलरेडी आप लोगों को। यस, एंटी पैरेलल डायरेक्शन है ना, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमारा डीएनए मूव करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत है? ओके, एक रिमाइंडर आप लोगों को हम दे देते हैं। आप लोगों ने अगर अटेंडेंस ग्रुप में नहीं बनाया है तो बेगूसराय वालों बेगूसराय के ग्रुप में अटेंडेंस बना दीजिए, छपरा वालों छपरा के ग्रुप में अटेंडेंस बना दीजिए। ठीक है, 2 मिनट का हम लोग लेते हैं ब्रेक, हम वेट करते हैं 2 मिनट के लिए, तब तक आप लोग अटेंडेंस बना दीजिए और फिर 2 मिनट के बाद फिर से हम लोग, ठीक है, 2 मिनट के बाद फिर से शुरू करेंगे। ओके, नाउ तो इसको हमने कहा कि ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है, और हमने वहां पे लिखा था एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा हमने लिखा था इस तरह से, है ना, इस तरह से। क्या है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आखिर है क्या? ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। ठीक है, उसके पहले थोड़ा बहुत जनरल इंफॉर्मेशन हम आपको बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि अभी टाइम हो गया। अभी इस टाइम में हम लोग प्लस 15 मिनट में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का, आरएनए का। उसमें आपको यह 5 प्राइम 3 प्राइम समझ में आ जाएगा। इट्स अपॉन द कार्बन, ये जितना भी है ना कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा आपको हिंट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है, सॉरी ऐसे नहीं होता है ना, गलत फिर से बना रहा है। ओ, ओके, पेंटोस है ना ये तो, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये है कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। जब दूसरा शुगर अटैच होना होगा तो फॉस्फेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अडीनाइन या गुआनाइन या साइटोसिन या थियामाइन, यहाँ पे अटैच होगा, या फॉस्फोरिक, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरिक साइड होगा, यहाँ पे एडिनाइन होगा, सॉरी, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच होगा। ठीक है, जब अटैचमेंट होता है तो कौन से कार्बन पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा? ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैचमेंट, तो यहां पे क्या होगा, फिफ्थ कार्बन पे अटैच होते जाएगा, और लास्ट में थर्ड कार्बन बच जाएगा फ्री एंड। यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री एंड बचेगा, 5th कार्बन पे अटैच होता जाएगा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो यानी यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, और इसी से दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होगा। दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो बनेगा, अटैच होगा, हम इसको बना ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। दूसरा जब न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, ये 5th कार्बन से और थर्ड कार्बन से, यानी यहाँ पे जो अटैचमेंट होगा वो थर्ड कार्बन होगा। समझ में आ रहा है? 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 5 प्राइम के साथ हमारा अटैच होता है। ठीक है, 5 प्राइम। तो मान लीजिए
कि हमारे फॉस्फेट यहाँ पे 5th कार्बन के पास अटैच है, ठीक है, 5th कार्बन के पास अटैच है और इसीलिए 5 प्राइम आ रहा है, और यहां से भी नीचे से अटैच होता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये चीजें कार्बन के अटैचमेंट के ऊपर होता है। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, जब देखेंगे तो क्लैरिटी हम लोग को मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट्स जस्ट अबाउट द कार्बन अटैचमेंट, ठीक है, 5 प्राइम और 3rd प्राइम, 3rd नंबर कार्बन, 5th नंबर कार्बन, ठीक है, इसी से ये डिपेंड करता है। और हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, यू विल गेट इट, ठीक है। ओह माय गॉड, गलती से भी अपने लैपटॉप में जियो का जियो मीट इंस्टॉल मत करिए, मोबाइल में भी मत करिएगा, ठीक है। आपके मोबाइल को स्लो कर देगा, आपके लैपटॉप को स्लो कर देगा और बार बार पॉपअप करता रहेगा, इसीलिए प्लीज इसको इंस्टॉल मत करिएगा, बकवास है एक नंबर का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहे हैं, पछता रहे हैं आज तक, ठीक है। अभी अभी अनइंस्टॉल नहीं किए, अनइंस्टॉल तुरंत करेंगे, नहीं तो पॉपअप होता रहता है। एनीवेज, तो ये था। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा शुगर है, यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है अडीनाइन, यहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच है, सॉरी फॉस्फेट यहाँ पे नहीं अटैच है, फॉस्फेट अटैच है, ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड अटैच है। यहाँ पे क्या है, हमारा अडीनाइन है। ये हमारा जो अडीनाइन है, ठीक है, ये शुगर अडीनाइन है, ये शुगर एडिनाइन है, इसके साथ हमारा ऑपोजिट साइड में अटैचमेंट होगा। तो ऑपोजिट साइड में जो अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड, वो क्या होता है, ठीक है, इस तरह से होता है एंटी पैरेलल, यानी एक ये ऐसे होगा तो दूसरा उसका उल्टा होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल, तो इस तरह से अटैच होते हैं। और ये ए है, ये अडीनाइन है, तो ये ऑपोजिट में क्या होना चाहिए, थायामाइन होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बना रहे यहाँ पे जो बेस है वो साइटोसाइन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए गुआनाइन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुआनाइन। क्यों, क्योंकि always have the attraction and it forms a double bond and it attracted toward only towards thiamine या फिर uracil. Adenine always attract towards thiamine or uracil and it forms double hydrogen bond. इसमें जो बॉन्ड, ये दोनों जब पैरेलली अटैच होते हैं ना, ऐसे अटैच हैं, तो दोनों ऐसे ही नहीं अटैच हो जाते, और दो न्यूक्लियोटाइड ऐसे चिपक के नहीं अटैच होता है, नो इन दोनों के बीच के अटैच करने के लिए एक बॉन्ड आता है, और दैट बॉन्ड विल बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, या जो अट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, ये अट्रैक्शन और दोनों को होल्ड करके रखने का जिम्मा किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड का है, ठीक है। यानी दो स्ट्रैंड अगर एक साथ अटैच हैं, ऑपोजिट ऑपोजिट ऐसे अटैच हैं, तो ये किस वजह से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दोनों को अटैच करके रखा है। और उसमें भी जो अडीनाइन और थायामाइन है, इस दोनों के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, और साइटोसिन और गुआनाइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसी वजह से, यही वो वजह है जिस वजह से दिस न्यूक्लियोटाइड इज अनब्रेकेबल और इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक, बिकॉज इट्स टाइटली, वेरी टाइटली अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे बहुत टाइटली अटैच होता है, और ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इट कैन बी इजिली ब्रेकेबल। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए ये ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज इजी टू ब्रेक, कौन सा, आर्डिनाइन और थायामाइन। और साइटोसिन और गुआनाइन इट इज वेरी टफ टू ब्रेक, वेरी टफ टू ब्रेक। और इसीलिए जब भी हमें डीएनए को तोड़ना होता है, डीएनए को सेपरेट करना होता है, वी अटैक ओनली दिस पार्ट ऑफ द डीएनए। आर्डिनाइन और थायामाइन जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे हम लोग अटैक करेंगे और उसको तोड़ देंगे, क्योंकि इट इज इजी टू ब्रेक। गेटिंग माई पॉइंट, बोलो समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आया, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, या दैट्स ऑल। और ये हेलिकल स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं, ये हेलिकल स्ट्रक्चर में है। हमने यहाँ पे स्ट्रेट बनाया है बट इट इज नॉट स्ट्रेट, इट मूव्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर, इट मूव्स लाइक दिस,
तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो ऑपोजिट में ऐसे मूव कर रहा है और हेलिकल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर, ठीक है, राइट, इस डायरेक्शन, इस तरह से ऑपोजिट ऑपोजिट, राइट। ये उल्टा जाएंगे, हम तो सीधे बना दिए ना, क्योंकि हम हाथ उल्टा नहीं कर सकते, राइट। तो ये ऐसा होता है, समझ में आया? मस्त है ना, बहुत मस्त है, बहुत मस्त चीज है। हाँ, जो कमजोर होता है ना, हम लोग उस पे ही अटैक करते हैं, ये इंसान की प्रवृत्ति होती है, इंसान ही नहीं, हमारा से मॉलिक्यूलर लेवल पे भी यही होता है। और शायद इसी वजह से हम लोग का भी ऐसा ही दिमाग आ गया। एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? ओके, हम फिर से इसको, इस पर्टिकुलर चीज को रिपीट कर देते हैं, इस सेक्शन को रिपीट करते हैं। जब हमारा डीएनए ऑलवेज पेयर्स विथ, ऑलवेज पेयर्स विथ ऑपोजिट, आई मीन ऑलवेज पेयर्स एंड फॉर्म्स ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। यानी ये जो डीएनए है ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा है, ये जो हमारा डीएनए का स्टैंड है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ वाला क्या करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये मान लो कि दो स्ट्रैंड अलग अलग मूव कर रहे हैं, और ये इस तरह से मूव करेंगे, दूसरा स्ट्रैंड इस तरह से मूव कर रहा है, और दोनों को एक साथ दो है, और दोनों को हमने जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दिया, कॉम्प्लेक्स। जब इस तरह से हमने जोड़ा, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर से जोड़ा, तो अब इसका प्रवृत्ति है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका प्रवृत्ति कि नीचे की तरफ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ ही मूव करेगा ना, इस तरह से ही मूव होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये हमारा हेलिकल है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे ये नीचे की तरफ, और ये इस तरह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हमारे डीएनए स्ट्रक्चर जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, ठीक है। चलो, दो स्ट्रैंड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग है कि एक है, एक ही है ना। एक कैसे बने हैं, ये अलग अलग से ही एक बने हैं। यानी ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा स्ट्रैंड है। ये दो स्ट्रैंड ऑपोजिट ऑपोजिट स्ट्रैंड है ना। यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रैंड है, और ये दोनों को हम अटैच करेंगे तभी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा डीएनए का। ये दोनों कैसे अटैच होगा एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से अटैच कैसे होगा, यहां पे एक बॉन्ड यहां पे काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड को एक साथ अटैच करके एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा यहां पे दिख रहा है ऐसा बनाएगा। और हमें पता है कि दोनों में न्यूक्लियोटाइड है, दोनों में क्या, यहां पे भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यहां पे भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा दूर कर ले इसको, तब आएगा समझ में, है ना। हेडफोन, तो ये और ये, ठीक है, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है यहाँ पे अडीनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामिन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी होगा। तो दोनों जब अटैच होगा तो नाइट्रोजनस बेस पेयर दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो उनका जो अटैचमेंट होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर का जो अटैचमेंट होगा उनका, उसमें अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को मान लीजिए ग्रुप में बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आप लोगों को पेयर बनाकर जोड़ी जोड़ी बना के खड़े हो जाओ, तो आप कहां जाओगे, अपने दोस्त की तरफ जाओगे, दोनों एक एक पैर हो जाते हैं। और वो दोस्त हमेशा उसी के साथ, दोस्त है जो दोस्त है, एक साथ पेयर बना लिया। या डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के आए हुए हैं, मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के साथ आए हुए हैं, अगर आपको कहा जाए कि पेयर बनाना है किसी कंपटीशन के लिए, तो आप अपने स्कूल वालों को से पेयर बनाओगे, बनाओगे ना, अपने पेयर बनाओगे, तो उसके साथ आप अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाओगे। या मान लीजिए कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, बोला जाए कि अपना अपना पार्टनर ढूंढिए, तो लड़के ऑब्वियसली लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ होंगे होमोसेक्सुअल्स होंगे तो वो एक दूसरे के बीच अटैच होंगे, दैट इज डिफरेंट, बट दोनों में अट्रैक्शन होगा तभी तो जोड़ा बनेगा। यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, दोनों अटैच होगा तभी तो जोड़ा बनेगा। तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है अडीनाइन का, वो थायामाइन के साथ ही रहता है या यूरेसिल के साथ। सिमिलरली थायामाइन का भी अट्रैक्शन अडीनाइन की तरफ ही रहता है, और ये दोनों ही अटैच होते हैं एक दूसरे के बीच।
यही दोनों पार्टनर बनते हैं। सिमिलरली साइटोसाइन के साथ हमेशा गुआनाइन ही अटैच होता है, ये नियम है, ये अट्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, साइटोसिन हमेशा गुआनाइन के साथ। और उनमें कुछ लोग होंगे जो तगड़े होंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग एक हाथ पकड़े हो, कुछ लोग दो हाथ पकड़े हो, कुछ लोग तीन हाथ पकड़े हो। ठीक है, जो दो एक हाथ पकड़े रहेंगे वो वीक रहेंगे, दो हाथ पकड़े रहेंगे वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेंगे, और जो तीन हाथ पकड़े बड़े स्ट्रांग रहेंगे। तीन हाथ तो होता नहीं है वैसे, लेकिन मान के चलो कि एकदम बहुत अच्छे से पकड़ लिया, तीन तीन उसके बीच में तीन हाथ है और तीन हाथ से पकड़ लिए हैं एक दूसरे को। तो जो एक हाथ से पकड़ा, यहाँ पे एक हाथ से कोई नहीं पकड़ा, यानी एक हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में अटैच नहीं होता है, तो एक हाथ को रिमूव कर देते हैं। जो दो हाथ, एक मेरा हाथ है, एक किसी मेरे पार्टनर का हाथ है, दोनों ने पकड़ के रखा है, कोई आएगा आसानी से इसको तोड़ देगा। लेकिन हम दोनों हाथों से एकदम तगड़े से पकड़ लिए हैं उसको, क्या तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। वैसे ही यहाँ पे अर्डिनाइन और थायामाइन जो पेयर बनाया, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर बनाता है, यानी दो हाथ है उसके। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी उसके क्या है, तीन हाथ है। अब तो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और इसीलिए वहां पे वो ब्रेक नहीं कर पाता है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या नहीं कर पाता है, वो ब्रेक नहीं कर पाता, इट्स टफ टू ब्रेक। और डबल बॉन्ड इट्स इजी टू ब्रेक। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अर्डिनाइन और थायमिन जहां पे अटैच होंगे वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, और साइटोसिन और गुआनिन जहां पे अटैच होंगे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, और दो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, किसी में डबल किसी में ट्रिपल, और ये बन गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और वहां पे बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड में अर्डिनिन और थायामाइन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, साइटोसिन और गुआनाइन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। बोलो क्लियर है ये बात? बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शिवानी का डाउट था, तो शिवानी आपको क्लियर हुआ? हाँ सर, अब क्लियर है। ओके, बढ़िया है, थैंक यू, दैट्स व्हाट आई नीड। चलो, तो हो गया, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, ओके, तो कौन सा डाउट है, क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे। 24, 30 हम लिख देते हैं यहाँ पे, 14, 16, 24 एंड 30। आज, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर आया तो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में जाइए और टिक लगा दीजिए फटाफट से, या हाथ उठा दीजिए, जो भी है। ठीक है, बारिश कर दीजिए, बूंदाबांदी कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। और जिनको डाउट है वो रुक सकता है, जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट टाइम है, 5 मिनट में जितना हो सकता है हम देखेंगे। यस, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, सी यू। ओके, 25 भी ओके। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटेट्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन आर कॉल्ड। तो सेल टू सेल जब कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे कौन सा होता है? 21। ओके, 21।
14, 16, 24, 30, 25, 21। ओके, तो 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन में द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस व्हिच फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, सेल के सेल बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप जंक्शन होता है। ठीक है, जंक्शन पॉइंट होता है जिसको कहते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो गैप जंक्शन से ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मान लीजिए कुछ किस तरह से होते हैं, कार्डियक मसल्स वगैरह में इसी तरह से कम्युनिकेशन होते हैं सेल्स में। कार्डियक जो मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम, उसमें कुछ कम्युनिकेशन इसी तरह से होता है। ठीक है, मायोकार्डियम नहीं बोल सकते, सॉरी, हम पर्टिकुलरली कार्डियक सेल्स ही बोलेंगे, क्योंकि और भी कुछ चीजें यहाँ पे है जो आप लोग पढ़ोगे तो समझोगे, अभी नहीं। ठीक, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे जगहों पर आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलेगा। तो सेल और सेल के बीच में जो इंटरेक्शंस होता है उस वो गैप जंक्शन के वजह से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हो गया। 16th पे आए तो 16th में क्वेश्चन है कि आरईआर इज द सेल सिंथेसाइज, आरईआर इन द सेल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर इन द सेल सिंथेसाइज अ प्रोटीन व्हिच वुड बी लेटर यूज्ड इन बिल्डिंग ब्लॉक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरईआर क्या करेगा, यहाँ पे राइबोसोम है और इसीलिए ये क्या करेगा, ये राइबोसोम को होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। जब प्रोटीन का यहाँ पे सिंथेसिस होगा, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, मे बी हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनाने में मदद कर रहा हो। ठीक है, दैट्स द पॉइंट, वेरी गुड, सही है। the protein was probably modified, अच्छा, but it is observed that the proteins in the membrane is slightly different. Proteins in the membrane is slightly different from the proteins made in the RER. यानी जो RER में जो प्रोटीन बन रहा है और मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है उसमें डिफरेंस है। यानी ये प्रोटीन जो बन चुका है, यहाँ पे प्रिपेयर्ड प्रोटीन यहाँ पे बना और यहाँ पे है मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कांड हुआ होगा जिसके वजह से ये प्रोटीन और ये प्रोटीन दोनों डिफर है। तो ये क्या कांड हुआ होगा, किस में कांड हुआ होगा, तो वो हो सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते कहाँ एंटर करता है, ये एंटर करता है गोल्गी बॉडी में। तो हो सकता है गोल्गी बॉडी में कांड हुआ हो। बोलो हाँ या ना, गोल्गी बॉडी में कांड हुआ हो सकता है, यस और नो, है ना। गोल्गी बॉडी में काम हो सकता है। एक सेकंड रुक जाइए, हम क्या करते हैं ना, स्क्रीन पे ही हम ला देते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो ये क्वेश्चन था। उसके बाद अगर आप बात करें 24th क्वेश्चन का, ठीक है, जब तक स्क्रीन पे आता है हम देखते हैं। 24th क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला डिफर इन द व्हाट। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में क्या डिफरेंट है। तो टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट, लोकेशन एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजेला डिफर इन इन द व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट है कि क्या है, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को डाउनलोड व्हाट्सएप पे है, इसको डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर कर देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, डोंट वरी, हम ले लेंगे क्लास, ऐसा नहीं है कि हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, हम आपको जो भी क्वेश्चन है ट्राई करेंगे कि उसमें खत्म कर दें। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, देखिए आपके सामने है, ये हम शेयर कर रहे हैं, दिस आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस, new share, and this will be like, yeah, question
आपके सामने है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। अच्छा, ओके, चैट बॉक्स में डालिए ना क्वेश्चन। ओके, यस, इसमें डी होगा कि नहीं होगा वो तो चेक हो ही जाएगा। क्यों होगा, देखिए, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बेसिकली हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उस वो टाइप ऑफ मूवमेंट में डिफर करता है, ये तो सही बात है। क्योंकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो यूकैरियोट किस तरह से मूव करता है उसमें, और हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीट बॉडी, एंटायर बॉडी भी यूनिसेलुलर होता है, वो मूव करता है, ठीक है। मूवमेंट तो डिफर करता ही है, साथ ही साथ हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिससे उसके अटैचमेंट में, उसमें भी डिफर डिफर आते हैं, बट हो सकता है लोकेशन भी हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है लोकेशन, क्यों नहीं हो सकता, ये लोकेशन एंड मोड ऑफ फंक्शन भी यहाँ पे आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है आंसर। तो क्या आंसर होगा? गए थे सर, बिग कंफ्यूजन आई हैव। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, हम ऑन कर देते हैं भाई। चलो बोलो तो क्या प्रॉब्लम है डीएनए में। सर डीएनए का जो ये एक स्टैंड होता है उसमें सर, जो जैसे सर एडेनाइन है उसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा? जरूरी नहीं है वो न्यूक्लियोटाइड अडीनाइन, फिर से अडीनाइन आ सकता है, फिर से अडीनाइन आ सकता है। यानी जब स्ट्रैंड है यहाँ पे, तो ये अडीनाइन है, तो हो सकता है ये भी अडीनाइन, ये अडीनाइन अडीनाइन भी हो सकता है बहुत सारा, या अडीनाइन के साथ गुआनाइन, या अडीनाइन साइटोसाइन गुआनाइन, इस तरह से अटैच होता है। ये डिपेंड अपॉन द डीएनए, वो कोई यहाँ पे जरूरी है, डिपेंड अपॉन द species and depend upon the species, yes, depend upon the species, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा। ये डीएनए स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये सीक्वेंस डिपेंड करता है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, ये इकट्ठा भी हो सकता है ऐसे, ए या A C C C C C, A C C C G G G ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म है। और ये सब चीजें हम लोग स्टडी करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम लोग ये सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लगा के कौन सा ऑर्गेनिज्म का क्या सीक्वेंस है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में आता है ये सब, ठीक है, राइट। और कुछ, बस यही था ना? हो गया सर, हो गया। ओके, चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये आंसर आप अवंती में क्या दिया है, ये दिया है, क्यों दिया है? बिकॉज हमारा यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बीच में डिफरेंस अगर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, दोनों का, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है, वो प्रोटीन किससे बना है, वो बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और जो यूकैरियोटिक सेल का जो प्रोटीन है, किससे बना है, ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है, ठीक है।
मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद अगर बात करिएगा तो साइज में भी डिफर करता है, यानी टोटली हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफर करता है, और मूवमेंट तो डिफर करता है, ये क्लॉकवाइज मूव करता है और वो हमारे आगे पीछे मूव करता है, ठीक है, तो दोनों में डिफर है। तो ये चीजें हैं, तो ये आंसर आपको, ठीक है। टेस्ट के आंसर में दिया था, टेस्ट के आंसर में दिया था, तो ठीक है, 24th हो गया। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है उसके बाद आपका? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भाई, बताइए तो। 30th क्वेश्चन, ओके। 30th क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। 30th क्वेश्चन, ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन भी था, ओके। Let's talk about the 30th question, then we will move to 21. All plastids are similar structure because they all plastids, okay, have similar structure because they can be present together. They store starch and lipid and protein, get transformed from one type to another. Hmm. Why? What is the reason कि वो क्या होता है, perform the same function, कि get transformed from one type to another? कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? Because they are organic, अच्छा एक सेकेंड, present together, get transformed from one type to another, perform the same function। यहाँ पे चैट बॉक्स में लगाए थे, सी लगाई थी, ओके, यानी कि आपने लगाया था कि परफॉर्म द सेम फंक्शन, लेकिन आंसर क्या ये सही है? सर ये सही है कि नहीं है, बोलो, आंसर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? आंसर है बी, गेट ट्रांस वन टाइप टू अनदर, क्योंकि प्लास्टिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, प्लास्टिड different types, they store different types of compounds, chemical compounds, ठीक है, और उसमें सिमिलर, सारे प्लास्टिक सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं। व्हाई? बिकॉज जब हरा टोमेटो होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज हरा है, कोई चीज होता है, शुगर की बात कर लेते हैं, तो अगर सेब है, पहले उस पे सेब क्या होता है, खट्टा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उसमें कन्वर्जन होता है और मीठा हो जाता है, उसमें फ्रक्टोज, हाँ बिल्कुल पिगमेंट में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले टमाटर होता है हरा, या पहले टमाटर, अच्छा आम की बात कर लेते हैं, पहले आम होता है ग्रीन, फिर आता है येलो, ठीक है, तो ग्रीन कलर देने वाला प्लास्टिड अलग होता है और येलो वाला अलग होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, लेकिन उनमें स्ट्रक्चर सेम होता है, उनका फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले ग्रीन कलर का पिगमेंट देंगे, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद वो पक जाए, येलो कलर का पिगमेंट देने लगेंगे आम को, यानी वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर हो जा रहे हैं, लेकिन वो सिमिलर रहेगा, है ना, स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, लेकिन उनका पिगमेंट का जो गिविंग जो पिगमेंट दे रहे हैं वो अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग हियर। नॉट ओनली पिगमेंट है जो कि कन्वर्ट होता है, पके जब कच्चा रहता है खट्टा रहता है, पकते ही मीठा लगने लगता है, बिकॉज खट्टा रहा है, उसमें एसिड प्रेजेंट है, उसके बाद क्या होता है, उसमें फ्रक्टोज का मतलब सेब की बात करें तो एप्पल में फ्रक्टोज ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज शुगरी, है ना। चलो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन बोला है, लास्ट एक, हमारे पास बहुत टाइम कम है, मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो 21 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से।
उनको ये ना लगे कि हमारा क्वेश्चन सर ने छोड़ दिया। ठीक है, उसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, यानी कल होगा क्लास, आई डोंट नो। ठीक है, तो बाकी का अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है।